नमस्कार साथियों, सलाम एजुकेशन चैनल पर आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और आपका जीके जीएस का जो क्लासेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत सारे जो टॉपिक है उनको क्लियर कर लिया होगा। हमने यहाँ पे एक जीके जीएस का पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए लुसेंट का पूरा निचोड़ जो है वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने का प्रयास किया था। यहाँ पे कुछ कारणवश हम थोड़ा सा यहाँ पे विलंब कर दिए थे, क्योंकि इससे कारण 2 से 3 दिन हमने वीडियो अपलोड नहीं करा पाए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। सो अब जो कंटिन्यू रहेगा हर रोज़ जो वीडियो अपलोड होने का जो समय यही रहेगा साथियों, 11 बजे जो है वीडियो हर रोज़ अपलोड हो जाएगा और पूरा जो कंटेंट है लुसेंट का पूरा निचोड़ है वो वीडियो के माध्यम से पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को देते रहूँगा और इनके पूरे वीडियो आपको मिलेंगे साथियों। प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं और हर एक वीडियो को बहुत ही अच्छे से गौर करते हुए आप सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा निचोड़ है ना साथियों कि जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि आपको पता है कि जहाँ जो भी एग्ज़ाम में जीएस अगर पूछा जाता है सो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो बनते हैं लुसेंट से, क्योंकि लुसेंट एक ऐसा अमृत है साथियों, क्योंकि पूरा जीके जीएस का जो पूरा जो भाग होता है, पूरा हर एक कंटेंट जो आपको मिलेंगे वो आपको मिलेगा शॉर्टकट वाला, वो मिलता है लुसेंट में। सो सबसे महत्वपूर्ण है लुसेंट, तो लुसेंट को हमें पढ़ना ही चाहिए और इसके लिए मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से देते रहा हूँ पार्ट्स, तो उनको भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपके पास में लुसेंट है तो उसे भी आप देखिए, ताकि आपको वीडियो सुनने के बाद में अगर आप पुस्तक में पढ़ते हो तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है ना बहुत ही जल्दी सेट होंगे, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे चलते साथियों, हमने जो पुष्यभूति वंश एवं वर्धन वंश से पहले जितने टॉपिक थे हमने कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं पुष्यभूति वंश एवं वर्धन वंश, ठीक है। इससे पहले हमने गुप्त वंश पढ़ा था, ठीक है। सो इसी के गुप्त वंश के पतन के बाद में जिन नए वंश का जो उदय होता है, यानी कि इनका जो उद्भव होता है वो है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, ठीक है। उनमें मैत्रक, इन्हीं में मैत्रक आता है, मोखारी, पुष्यभूति, उसके बाद में परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख है, ठीक है। और इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है जो वंश है उसके जो संस्थापक कौन है, पुष्यभूति ही था। और इनकी राजधानी थानेश्वर यानी कि हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में स्थित एक वर्तमान में क्या है थानेसर नामक स्थान है, ठीक है। जो कहाँ पे था, थानेसर में था, ठीक है। और इसमें जो प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसी के जो प्रभाकर वर्धन को इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तथा सर्वप्रथम प्रभावशाली शासक था, ठीक है, जिसने परम यानी कि परम भट्टारक और महाराजा अधिराज जैसे सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे निकल के सामने ये आ रहा साथियों कि जो प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था, तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम आपको याद रखना है यशोमती, और इसके 2 पुत्र थे, एक था राजवर्धन और एक हर्षवर्धन, ठीक है। और एक कन्या थी जिनका नाम था राजश्री, ठीक है, ठीक है। तो राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा जो कि ग्रहवर्मन के साथ में हुआ था, ठीक है। तथा मालवा के जो शासक थे साथियों, मालवा के जो शासक थे देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दिया और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, ठीक है। तथा राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र जो थे गौड़ नरेश शासक ने क्या किया, धोखा देकर राजवर्धन की यहाँ पे हत्या कर देता है, ठीक है। तथा शासक यानी कि संसाक शैव धर्म का एक अनुयायी था, ठीक है। इसमें बोधि व्रत यानी कि बोधज्ञा को
कटवा दिया था, बोधिगया को कटवा दिया था, है ना, ये आपको याद रखना है। बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, इसके किससे अनुयायी था, शैव यानी कि जो शैव धर्म का कैसे था अनुयायी था, इसलिए इसने क्या करवाया था साथियों कि इसने बोधि वृक्ष को क्या कर दिया था, कटवा दिया था, ठीक है। तो राजवर्धन की मृत्यु के बाद में 606 ईसा पूर्व में 16 वर्षों की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा तथा हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था तथा इसने परम भट्टा जो कि परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण किया था, यह भी आपको याद रखना है। तथा हर्षवर्धन ने शासकों को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उन्होंने अपनी एक राजधानी बनाया। हर्षवर्धन पुलेकिन सेकंड के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन यानी कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में कहाँ नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें जो हर्ष की यहाँ पे क्या हो गई थी, हर्ष पराजय हुआ था, ठीक है। तथा चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उसके बाद में जो होनसांग जो है ना साथियों, होनसांग को यात्रियों में राजकुमार और नीतियों का पंडित वर्तमान ससई मुनि भी कहा जाता है, ठीक है। तथा वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ ग्रहण करने के उद्देश्य से भारत आया था, ठीक है। तथा हर्ष जो है 614 ईस्वी में 641 ईसा पूर्व में अपने दूत जो है चीन भेजा था। 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में दोनों चीनी दूत उनके दरबार में आए थे, ठीक है। दो चीनी दूत उनके दरबार में आए थे, ये भी आपको याद रखना है। और हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक छीन लिया था, ठीक है। तथा हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे, ठीक है। तथा प्रारंभ में हर्ष भी उनके कुल देवता शिव का परम भक्त था। तथा चीनी यात्री जो हुएनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्री प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया था, ठीक है। तथा हर्ष के समय में नालंदा महाविद्यालय नालंदा का जो महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था, ठीक है। तो ये पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि जो हर्षवर्धन के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष का एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था, ठीक है। तथा होनसांग स्वयं छठवें जो होनसांग स्वयं छठवें समारोह में शामिल हुए थे, ठीक है। तथा बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, ये भी आपको याद रखना है कि जो हर्षवर्धन थे बाणभट्ट के दरबारी कवि थे, ठीक है। ये बाणभट्ट दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के, ठीक है। तो उन्होंने हर्षचरित्र एवं जो कदम्बरी नामक इनकी रचनाएं किया है ना, ये भी आपको याद रखना है। प्रियदर्शिका एवं रत्नावली तथा नागानंद नामक तीन संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने ही किया था, ठीक है। तथा कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उनके नाम से 3 नाटक लिखे हैं। ये हर्ष के नाम से 3 नाटक लिखे हैं, ये भी आपको याद रखना है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, यह भी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो क्वेश्चन है इससे बन ही सकता है साथियों कि हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। कि अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है किसे कहा जाता है, हर्ष को कहा जाता है। लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक था, ठीक है। फिर भी इसे अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हर्ष के अधीनस्थ शासक कौन है, महाराजा अथवा
महाराजा अर्थात महासामंत कहे जाते थे, ठीक है। तथा हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था, ठीक है। तथा प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को क्या कहा जाता था, भुक्ति कहा जाता था। और प्रत्येक भुक्ति का शासक जो होता था राजस्थानी उपरीक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था, ठीक है। तथा हर्ष चरित्र के जो प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था, जिसमें जिले की संज्ञा थी विषय जिनका प्रधान या विषयपति होता था, ठीक है। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे, ठीक है। तथा ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तथा ग्राम शासकों का जो प्रधान होता था साथियों, वो होता था ग्रामच पटलिक कहा जाता था। ग्राम शासक का जो प्रधान होता था उसे, ठीक है। और इसमें पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और दंडपाशिक एवं दंडिक पुलिस विभाग के जो अधिकारी होते थे उन्हें कहा जाता था, ठीक है। और अश्वसेन के अधिकारियों को बृहदेश्वर पैदल सेना के अश्व अधिकारियों को बलिकृत या फिर महाबलिकृत कहा जाता था, ठीक है। तथा हर्षवर्धन के समय में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्यांत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख किया था। और इनके समय में यहाँ पे जो सिंचाई के जो साधन थे वो थे साथियों जल पंप के द्वारा ही इनके समय में सिंचाई किया जाता था, ठीक है। तथा हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि हर्ष के समय में सूती वस्त्र के निर्माण के लिए क्या प्रसिद्ध था, ठीक है। सो कौन सा स्थान प्रसिद्ध था, तो आपको याद रखना है मथुरा जो था सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। और हर्षवर्धन के कुछ परिषदों के जो नाम है वो हम यहाँ पे देख लेते साथियों। जो पंडित होता था, जो कि प्रधान सचिव को पंडित होता था। उसके बाद में प्रधान सेनापति जो होता था सिंहानंद कहा जाता था, ठीक है। और अश्वसेन का जो प्रधान होता था साथियों कुंत कहा जाता था इसे, ठीक है। और उसके बाद में स्कंदगुप्त के समय में गज सेना प्रमुख थी, ठीक है। और इसी में हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सो इसमें हम एक वंश पढ़ लेते साथियों, पल्लव वंश, ठीक है। सो पल्लव वंश की हम बात करें यहाँ पे, तो पल्लव वंश का जो संस्थापक कौन था, शिव विष्णु था, ठीक है। जो कि 500 से यानी कि 575 से 600 ईसा पूर्व में इन्होंने शासन किया। तो इसकी राजधानी थी साथियों काची, यानी कि अभी वर्तमान में काची जो है तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है, ठीक है। और वह वैष्णव धर्म का क्या था, अनुयायी था, ठीक है। और किरात जूर्नियम के लेखक भरवी शिह विष्णु यानी कि शिह विष्णु के दरबार में रहते थे, ठीक है। तथा पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए साथियों क्रमशः अगर हम देखें तो महेंद्रवर्धन प्रथम हुआ, नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ, महेंद्र वर्मन द्वितीय, और जो परमेश्वर वर्मन प्रथम है ना, जो वर्मन प्रथम था। और उसके बाद में नरसिंह वर्मन सेकंड और नंदी वर्मन सेकंड, ठीक है। जो कि 713 अलग अलग इनका समय दिया गया है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में जो पल्लव वंश का अंतिम शासक की बात कर सकते हो, जो पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित हुआ 889 से 97 के दशक में, 889 एवं 97 के दशक में हुआ था, ठीक है। और जो महाविलास की बात करें, प्रहसन की रचना जो है महेंद्र वर्मन ने की थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में महाबलीपुरम के एकाशन मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है, कहा गया है, का जो निर्माण है पल्लव राजा किसने किया था, तो हरिसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और रथ मंदिर में सबसे छोटा जो है द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है, ठीक है। तथा वात्पी कोंड की जो उपाधि है ना, वात्पी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन
नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही धारण किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद में अरबों के आक्रमण के समय में पल्लवों का शासक कौन था साथियों, तो आपको याद रखना है कि अरबों के आक्रमण के समय में जो पल्लव वंश का जो शासक है वो रहा, वो आपको याद रखना है कि नरसिंह वर्मन सेकंड था। और इसने राज जो कि राजसिंह अगमप्रिय और शंकर भक्त की उपाधियां धारण किया था। और उसने कांची में कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपको याद रखना है, जो है नरसिंह वर्मन ने ही कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किया, ठीक है। और इसके बाद में जो दश कुमार चरित्र के लेखक की हम बात कर सकते हो, दश कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे, है ना। इन्हीं के दरबार में रहते थे। और काशी जो है ना, काशी के मुक्तेश्वर मंदिर का जो वैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण भी नंदीवर्धन द्वितीय के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तथा प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमगाई अलवारा नंदीवर्धन द्वितीय के समकालीन थे, ठीक है। इसी में हम देखेंगे राष्ट्रकूट, ठीक है। सो हम राष्ट्रकूट जो कवर करने वाले साथियों कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने जो पार्ट आप लोगों को दिया है, जो अलग अलग कंटेंट में आप लोगों के बीच में शेयर किया है, सो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आप टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा इससे मिलने वाला है। और टेस्ट के वीडियो भी मैं टेस्ट के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ साथियों। सो उन टेस्टों को भी आप देखिएगा। और एमपी पटवारी हो या फिर एमपी टीईटी का अगर आप तैयारी करें, एमपी टीईटी वर्ग 2 यानी कि संविदा शिक्षक वर्ग 2 का अगर तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारा डाटा आप लोगों को मिलने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं कुछ फ्री नोट्स आप लोगों को देने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है साथियों। और उन नोट्सों को इकट्ठा करने के लिए, यानी कि उनको नोट्सों को बनाने के लिए मुझे बहुत समय लगा है, बहुत मेहनत लगा है। उन नोट्सों से भी आप अपना जो फ़ायदा वो ले सकते हैं, और आप अपनी जो लक्ष्य है उसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर लक्ष्य हासिल करना है साथियों, अगर आपके पास में जुनून है, हौसला है, तो उसे आपको सही ईमानदारी के साथ में सही तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, सो आप सफलता के बहुत करीब पहुंचते हैं और आपको कोई रोक नहीं सकता है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।